गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं वितान में ही अगला पाठ, गद्य खंड है ये भी, और इसका शीर्षक है बेजुबान। इसके लेखक हैं डॉक्टर ब्रह्मदेव शर्मा। जुबान माने जीभ, जिससे बोलने और स्वाद चखने दो काम होता है। जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसके लिए बोला जाता है जुबान चल रही है, बहुत ज़्यादा जुबान चलाता है। और जो जुबान न चलाए माने जो न बोले, उसके लिए यह शीर्षक है बेजुबान। अब बेजुबान माने जिसका जुबान एक तो हुआ होता है, जिसकी जुबान है ही नहीं, जो चाहे भी तो बोल नहीं सकेगा, इशारों से या कुछ अलग आवाज से किसी भी प्रकार से संकेत कर रहा है। और एक है जिसमें जुबान है माने बोलने की क्षमता है, वह बोल सकता है किंतु वह नहीं बोलता। आज उसका शीर्षक जो हम पढ़ रहे हैं पाठ का, बेजुबान। इसका वास्तविक तात्पर्य है जो है जुबान माने जो बोल सकता है किंतु नहीं बोलता। और शीर्षक की सार्थकता है इस पाठ में आदिवासियों पर। जब भारत में विकास हुआ और धीरे धीरे विकास की गति आगे बढ़ी, निम्न स्तर तक विकास कार्यों को पहुंचाने के लिए बहुत सी सरकारी योजनाएं चलाई गई। कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें परिस्थितियों के अनुसार वहां पर इस प्रकार की कुछ विडंबना थी। तो इस पाठ में इसी का वर्णन है कि किस प्रकार सरकारी अधिकारी होते हैं और किस प्रकार जिनका बचपन माने जीवन भूमि से ही जुड़ा हुआ है। आदिवासियों के लिए ऐसा माना जाता है कि वे उसी जंगल में जन्म लेते हैं, उससे वहीं के उत्पादों पर उनका जीवन निर्भर करता है। बहुत कम माने अभी तो कुछ समय के साथ बदलाव आया जब वे बाहर आना जाना कर पाते हैं। प्रायः आदिवासी अपने जंगल के उत्पादों पर ही निर्भर रहते थे और उनकी जीवन शैली भी उसके अनुसार ढली होती थी। चलिए पाठ में है, नहीं ऐसा नहीं कि हम कभी बोलना ही नहीं जानते थे, पर हाँ आज हम बेजुबान हैं। लेखक कहते हैं बोलना नहीं जानते हैं ऐसी बात नहीं है, हम बोल सकते हैं, बोलते हैं, किंतु आज हम बेजुबान हैं माने आज चुप हैं, नहीं बोल रहे हैं। कहीं आप बेजुबान का यह मतलब न लगा लीजिए कि हम बेबस हैं। बेबस माने मजबूर, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि बोलते रहे कोई सुन नहीं रहा है, सामने सुनने के लिए भी है किंतु हम चाहकर भी नहीं बोल रहे हैं। यह है पाठ के शीर्षक की सार्थकता। बहुत कम लोग आते हैं हमें अजीब अजीब बातें बताते हैं। जैसा कि आपको बताया गया, आदिवासियों की जीवन शैली पूर्णतया उनकी भूमि माने जिस जंगल में वे रह रहे हैं उस पर ही आधारित होती थी। मुझे तो एक बहुत बड़ी जगह भी ले गए। अब ये बता रहे हैं कि आदिवासी अपने माने जहां पर रहते थे वहां कुछ सरकारी अफसर आते थे, जो इसमें कहा गया बहुत लोग आते हैं। तो वैसे ही सरकारी अफसर आया और मुझे बड़ी जगह ले गया, माने अपने साथ शहर ले गया। कौन सा शहर था नाम भूल गया, नाम पता नहीं मालूम था, अपने साथ वह लेकर गया था। वहां आदमी ही आदमी थे, जैसा कि शहर में होता है भीड़ बहुत ज्यादा होती है। चूंकि आदिवासी जंगल में रहते थे और जंगल में जंगली जो उनके साथ रहने वाले जीव जंतु हैं, कृषि भूमि है, कुछ उत्पाद हैं और उनके साथ कुछ कुछ लोग ही रहते थे, माने कबीला एक होता था। तो वैसे ही वे कह रहे हैं कि हमको जहाँ लेकर गए माने शहर में आदमी ही आदमी थे। मुझे तो चलना ही मुश्किल था, बहुत ज्यादा भीड़ थी सड़क में, बड़े बड़े मकान थे, बिजली रोशनी न जाने क्या क्या था। मैं तो घबरा गया। क्यों घबरा गए? क्योंकि एकदम से गांव से यहाँ जो मुझे लेकर आए हैं चलना भी नहीं आ रहा है। एक दिन एक साहब पूछ रहे थे कि क्या तुम भी बड़े बड़े मकान बनाओगे? अब भाई शहर है, बिल्डिंग बड़ी बड़ी दिख रही है और बड़े आश्चर्य से वह देख रहा है कि 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिला तक यहाँ बड़ी बड़ी मकाने हैं। तो क्या तुम भी ऐसा बनाओगे? मैंने तो सीधे से कहा कि किस लिए बनाते हैं मकान? क्योंकि वे जहाँ पर रहते जितना उत्पादन होता था, जिस हिसाब से वहाँ 1 या 2 घर परिवार कबीला होता था, छोटा सा झोपड़ी बनाते
आसपास के छोटे छोटे जानवरों से अपनी रक्षा के लिए, और वहीं उनका जीवन बसर होता था। तो वे कह रहे हैं इतने बड़े घर हम क्यों बनाएंगे। पर मालूम नहीं उन्होंने क्या समझा, कुछ बुरा मान गए, क्योंकि जिस अफसर ने उसको वहां ले गए, मतलब जो अफसर वहां पर लेकर गए थे, उनको कुछ योजना पास हुई रही होगी कि आदिवासियों के विकास के लिए ये योजना पारित है। तो उसके अंतर्गत उसने पूछा, इसने सीधा मना कर दिया। तो कह रहे हैं कि बुरा मान गए। हाँ, और फिर वे गुमसुम ही हो गए कि इसको इतने अच्छे से यहाँ लाया हूँ, बिल्डिंग को दिखा रहा हूँ, तुम भी बनाओगे, पूछ रहा हूँ, कहता है क्यों बनाएंगे। एक दिन साहब एक बात और पूछ रहे थे, तुम्हारे यहाँ धान क्या भाव बिकता है, क्योंकि कृषि भूमि है और जीवन भर उन लोग का जीवन बसर उन लोगों का उसी पर आश्रित है। तो धान साल भर के लिए वे इकट्ठा करके रखते थे। तो कह रहे हैं मैंने कह दिया कि धान कोई बेचने के लिए होता है, क्योंकि जिस समय मुद्रा का उन लोगों के पास, क्योंकि सब आदिवासी वहीं के उत्पादों पर थे, मुद्रा का उन लोगों को विनिमय का साधन होता था। जैसे जिसके पास धान ज्यादा है तो जो सामग्री चाहिए बदले में धान देकर ले रहे हैं। इस प्रकार वे कह रहे हैं कि धान भी कोई बेचने की चीज है, कभी उन्होंने पैसे के लिए अपने कृषि उत्पाद को बेचा ही नहीं। इस पर तो बहुत हंसे, पर आप ही बताइए इसमें हंसने की क्या बात थी। खैर, अपनी अपनी मर्जी, अब भाई जैसे उनको ज्यादा अच्छा लग रहा हो। हमने तो फिर उनकी बातों का जवाब देना ही छोड़ दिया, इसलिए क्योंकि कुछ भी बोलता हूं तो या तो हंसते हैं या नाराज हो जाते हैं, तो कुछ बोलना ही नहीं है। हम बिन पढ़े लिखे जंगल के आदमी ठहरे। ये कौन कह रहा है? जो आदिवासी है, कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, जंगल के हैं और ये शहर वाले हैं, इसलिए हमारी बातों पर इस प्रकार रिएक्ट करते हैं। बात करने का तरीका तो भी नहीं मालूम, माने इन लोग जैसे पूछते हैं, हम कुछ बोल रहे हैं तो कभी हंसते हैं और कभी बोलना बंद कर देते हैं। ना मालूम किस बात पर आप लोग नाराज हो जाओ। शहर में ये सबसे ज्यादा देखा जाता है कि लोग मतलब परस्त होते हैं, माने जिस अपेक्षा से अपना प्रश्न कर रहे हैं या जो चाह रहे हैं ना हो तो बुरा मान जाते हैं। अच्छा यही है, चाहे समझ में आए ना आए, हम हाँ करते रहें। अब यदि किसी को ये कह दिया जाए कि तुम्हारी भूमि पर मकान बनाने के लिए तुम तैयार हो, हाँ कर देगा, उसको पारित कर देंगे और उसका ये सब योजना में शामिल हो जाएंगे। तो इसलिए वे कह रहे हैं कि चुपचाप हाँ करते रहें, यही बस थोड़ी न है, इसलिए इसमें कोई नाराज नहीं होगा। भगवान जाने आप नाराज हो जाओ और हम किस चक्कर में फंस जाए, माने जो साहब होते हैं वे ना जाने किस चक्कर में हमें फंसा दे। उस दिन तो जब तक साहब टिके रहे, बस हमने किसी तरह राम राम करके अपनी खैर मनाई। खैर मनाना माने किसी प्रकार मुसीबत से निकलने का प्रयास करना। इसमें राम राम करना माने कैसे भी करके यह समय बीत जाए, मैं जो जवाब दूं उससे कुछ ऐसा ना हो और मेरा काम भी बन जाए और ये भी यहाँ से चले जाएं। अगले पेज पर आएंगे। जब अपने ऊपर कुछ मुसीबत आती है तो अपने इष्ट देव माने जिस भगवान को हम मानते हैं उसकी याद आती है। तो ऐसे ही आदिवासी को लग रहा है ना जाने कौन सी मुसीबत में फंस गया हूँ। माटी माता माने मिट्टी को ही, धरती को ही वे अपना ईश्वर मानते थे। तो कह रहे हैं माटी माता ऐसी मुसीबत फिर कभी न देना, हम अपने जंगल में ही भले हैं। अपने जंगल में ही भले हैं का तात्पर्य है कि ये ना हम शहर आए ना ये कुछ इस प्रकार की बात करें। अच्छा हुआ आप आए हैं, आप कहते हैं कि अपनी बात क्यों नहीं कहते। भाई आदिवासी हैं और आप ये कह रहे हो कि क्यों नहीं कहते। बात असल में यह है कि हम गंवार हैं, अपनी बात किसी को समझ में नहीं आता। हम जो बोलते हैं ऐसा लगता है कि हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और आप लोग शहर के साहब हैं, तो हम लोग कुछ भी बोलते हैं आपको समझ नहीं आता तो फिर बोले ही क्यों। अब ये माने आदिवासी के माध्यम से लेखक यह बता रहे हैं कि किस प्रकार स्थानीय माने जो निम्न स्तर के लोग हैं उनके जीवन में इस प्रकार की कठिनाइयां आती हैं। अब वे बता रहे हैं कि हमारे यहाँ एक गुरुजी आए थे, बार बार बात ये हो रही है कि पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है। तो अब वे अपनी शिक्षा के बारे में बता रहे हैं कि ये कौन आए थे, गुरुजी आए थे।
खूबे माने बहुत। इसमें कुछ कुछ शब्द ऐसे ही हैं। लेखक ने अपनी लेखन शैली का उत्कृष्ट उदाहरण दिया है कि आदिवासी हैं माने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते थे। खूबे माने बहुत दिन रहे। क्या कह रहे हैं कि शिक्षक एक आए थे और बहुत दिन तक वहां रहे। अभी भी शाला है माने पाठशाला है जहाँ पढ़ते हैं बच्चे, कभी कभी आते हैं। एक टीचर की नियुक्ति हुई है, वो भी कभी कभी वहां आते हैं, पर वे भी हमारी बातें नहीं समझते क्योंकि ठेठ आदिवासी हैं और वो बाहर से उसकी नियुक्ति हुई आया है, कुछ कुछ बातें समझ ही नहीं पाते हैं। स्कूल में मेरा नाम लिखवाया था, मेरा नाम लिखाया था माने मेरा एडमिशन हुआ था। किसने? मेरे बाबा ने, कि भाई जब स्कूल यहाँ खुला है तो पढ़ लिख लेगा। न जाने कितना रटा था पहली बार किताब को। अब स्कूल में एडमिशन हुआ था तो पढ़ भी रहा था। एक पाठ था, ध्यान से सुनेंगे। पाठ कौन सा था? हरे रंग का है यह तोता। जैसे प्राइमरी और प्री प्राइमरी में होता है सबसे पहले इस प्रकार का पाठ होता है, तो वैसे ही उसके पाठ था। कौन सा पाठ? आदिवासी को अभी तक अच्छे से याद है। पाठ का शीर्षक था हरे रंग का है यह तोता। हमारी समझ में तो कुछ नहीं आया। आप जानते हैं कि तोता एक आकर्षक पक्षी है, तो बच्चों को आकर्षित करने के लिए इस प्रकार का पाठ रहता है। वैसे ही वे बता रहे हैं कि पाठ तो था हरे रंग का है यह तोता, लेकिन हमको कुछ समझ में नहीं आया। क्या आपको समझ में आता है कि तोता क्या है? मेरा भाई, हाँ यही मगड़ू। अब ये जो आदिवासी जिसका वर्णन है उसका छोटा भाई है मगड़ू। वह तो कभी स्कूल गया ही नहीं, कि मैं तो चलो चला भी गया एक आध दिन और एक पाठ पढ़ा था वो याद है। इसका आगे वर्णन है इसमें। एक दिन उसने पूछा कि आज क्या पढ़ा था। माने बात तो सही है कि उठे, टिफिन तैयार हुआ, स्कूल गए, स्कूल से वापस आए तो ये तो बताओ कि पढ़े क्या। तो वैसे ही आज ये वो पूछ रहे हैं कि स्कूल में क्या पढ़ा। हरे रंग का है यह तोता पढ़ा। अब बता रहे हैं कि भाई गुरुजी ने ये पढ़ाया, हरे रंग का है यह तोता। उसने कहा क्या होता है तोता? क्या होता है तोता? जिसकी आवाज भी आपको सुनाई दे रही है, जो आकर्षक पक्षी है। मैंने कहा क्या मालूम। अब ये आदिवासी हैं, स्थानीय तौर पर जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसमें उनको ये मालूम ही नहीं था कि इसको तोता बोलते हैं। अब जैसे अभी आपके लिए डिजिटल है, प्रिंटिंग है, उस समय पे नहीं था, तो कलर प्रिंटिंग था नहीं, चित्र बना के नहीं दिखाया गया। शिक्षक ने हरे रंग का यह तोता बताया, लेकिन ये भी नहीं बता पाए कि ये हरे रंग का तोता ऐसा होता है। तो पढ़ा तो सही लेकिन पता ही नहीं चला। उसने कहा क्या होता है तोता? मैंने कहा क्या मालूम।